नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। बड़ी खबर से आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं। बड़ी खबर देवस्थानम बोर्ड को लेकर है, जिसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। राजभवन ने जारी की है बोर्ड की अधिसूचना। सीएम होंगे बोर्ड के अध्यक्ष। आज शाम सचिवालय में होगी बोर्ड की पहली बैठक। यहां आपको बताएंगे कि चारधाम यात्रा में बीजेपी सांसद और वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। चारधाम देवस्थानम बोर्ड पर स्वामी हाईकोर्ट पहुंचे, जिसके बाद कोर्ट ने भी सरकार से जवाब तलब कर लिया। हालांकि सरकार को कुछ वक्त जरूर मिल गया। चारधाम देवस्थानम बोर्ड को राज्य सरकार मास्टर स्ट्रोक मानकर चल रही थी और इस कानून के जरिए राज्य के मंदिरों की दिशा और दशा सुधारने की भी बात कही जा रही थी। लेकिन बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी अपनी ही सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट पहुंचे तो हाईकोर्ट ने भी जवाब तलब कर लिया। हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है। सरकार समेत सभी पक्षकारों से जवाब मांगा है और 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट पहुंचे स्वामी ने देवस्थानम एक्ट को संविधान के खिलाफ बताया और इसे रद्द करने की मांग तक कर दी। हमारी सिद्धांत के विरुद्ध में कोई कदम उठाई जाती है तो मुझे बीजेपी में रहते हुए भी ये अधिकार है और बीजेपी को सही रास्ता में वापस लाने के लिए मेरा कर्तव्य है। वो तो कोर्ट तय करेगा, मंत्री कौन तय करेगा, कोर्ट में देख लेंगे। वो तो सब ऐसे ही कहते हैं जब मैं पिटीशन फाइल करता हूँ। 2015 में कुछ इसी तरह कांग्रेस के कद्दावर नेता पी चिदम्बरम ने अपनी ही सरकार के खिलाफ शराब कारोबारियों की पैरवी की और इसके बाद कांग्रेस सत्ता से दूर चली गई। अब स्वामी के कदम को 2022 के लिए कांग्रेस संजीवनी के तौर पर देख रही है। जब उनकी सरकार के राज्यसभा के सदस्य खुद सरकार पर आरोप लगा रहे हैं तो जो कांग्रेस ने आरोप लगा रखे हैं वो तो अपने आप ही साबित हो गए। ठीक 2 महीने बाद चारधाम यात्रा शुरू होगी। ऐसे में व्यवस्थाओं के लिए अब सबकी नजरें हाईकोर्ट पर टिक गई हैं, जबकि 2022 के लिए ये बड़ा मुद्दा हो सकता है। पी चिदम्बरम के आने के बाद 2017 में कांग्रेस की सरकार राज्य से चले गई तो सुब्रमण्यम स्वामी के आने के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल बढ़ना भी तय माना जा रहा है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। तो चारधाम देवस्थानम एक्ट का मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। हालांकि मुख्यमंत्री का कहना है कि हाईकोर्ट से अभी कोई स्टे नहीं मिला है। इसका मतलब यह है कि अभी देवस्थानम बोर्ड काम करता रहेगा। साथ ही सीएम ने कहा कि कई बार वो कह चुके हैं बोर्ड और एक्ट यात्रियों की सुविधाओं के लिए है। सरकार की मंशा व्यवस्था बेहतर बनाने की है। हमारे तमाम यात्री, देसी विदेशी यात्री यहाँ पर आते हैं, उनका ठीक से स्वागत हो, उनको ठीक से यहाँ पर सुविधाएं मिलें और जो भविष्य की जो ज़रूरतें हैं वो देवस्थानम बोर्ड उसको पूरा करे। इसी अपेक्षा के साथ ये देवस्थानम बोर्ड नहीं, उनको आज कोर्ट ने स्टे उनको दिया नहीं है और अभी उसकी विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी, लेकिन कोर्ट ने कोई स्टे उस पर नहीं दिया है। और इस बड़ी खबर पर आइए ज्यादा जानकारी लेते हैं मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात से। सीधा देहरादून की तरफ रुख करते हैं। सुनील नप्रभात, यहां पर सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दी थी वो कारगर साबित हो गई, लेकिन अब कांग्रेस को एक मौका मिल गया है 2022 के लिए बीजेपी को घेरने का। देखिए कंचन, अभी इसमें बहुत कुछ देखना बाकी है और खासकर आज की जो बैठक होने जा रही है चारधाम देवस्थानम बोर्ड की, ये पहली बैठक होगी जो सीएम की अध्यक्षता में होगी। जिस तरह से कल राजभवन ने इसकी विधिवत अधिसूचना भी जारी कर दी बोर्ड के गठन की। सीएम इसके अध्यक्ष हैं और बतौर अध्यक्ष आज वो पहली बार इसकी बैठक लेंगे और बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं, जैसे कि बद्री केदार मंदिर समिति जो 1941 में गठित की गई थी, इस समिति का मर्जर आज देवस्थानम बोर्ड में किया जा सकता है और किस तरह से इस व्यवस्था को अब हस्तांतरित किया जाएगा देवस्थानम बोर्ड को, इस पर महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। क्योंकि 550 कर्मचारी अभी तक बद्री केदार मंदिर समिति के तहत काम करते हैं। करीब 8 संस्कृत महाविद्यालय हैं जिनका संचालन बद्री केदार मंदिर समिति करती है और करीब 22 के आसपास गेस्ट हाउस हैं। एक बड़ी संपत्तियां बद्री केदार मंदिर समिति के पास हैं और चूंकि देवस्थानम एक्ट बनने के बाद ये स्वयं इनके मर्ज मान ली जाएंगे देवस्थानम बोर्ड में, तब आगे कैसे संचालन इनका होगा
आज की बैठक में ये तय किया जा सकता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें सीईओ भी मौजूद रहेंगे, आज की बैठक जाहिर सी बात है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आगे के पड़ाव के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि कोई स्टे अभी नहीं लगा है, उसका क्या मतलब निकाला जाएगा? देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जब हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 3 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। जो भी क्वेश्चन सुब्रमण्यम स्वामी ने हाईकोर्ट में किए, उन्होंने कहा कि ये एक्ट गलत है, ये नियम विरुद्ध ये एक्ट बनाया गया, इसको समाप्त किया जाए। तो अब हाईकोर्ट ने सरकार का पक्ष जानने के लिए समय दिया है, 3 हफ्ते का समय दिया। लेकिन इस बीच चूंकि अप्रैल अंतिम सप्ताह से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी, सरकार के आगे एक बड़ी चुनौती है, तो इस लिहाज से भी आपने शुक्रिया आपका सुनील प्रभात, आपकी फिलहाल की जानकारी के आगे भी जानकारी आपसे लेंगे, क्योंकि आज जो बैठक होनी है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे के कार्य में किस तरह से बढ़ा जाएगा। बढ़ते हैं आगे। सरकार के 3 साल पर आयोजित होंगे कार्यक्रम, विधानसभा व सरकार आयोजित करेगी कार्यक्रम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा व सरकार आयोजित करेगी कार्यक्रम। आज शाम सीएम करेंगे तैयारियों की समीक्षा। शाम के 6 बजे सभी जिलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। तीन हफ्ते बाद त्रिवेंद्र सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में सीएम ने साफ कहा है कि जनता के लिए विधायकों की जिम्मेदारी बड़ी है और उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य। 18 मार्च 2017 को शपथ लेने वाली त्रिवेंद्र सरकार 18 मार्च 2020 को 3 साल पूरे करेगी। उत्तराखंड के इतिहास में ये दूसरी बार होगा जब कोई मुख्यमंत्री 3 साल का कार्यकाल पूरा करेगा, और यही वजह है कि सरकार 3 साल होने पर कार्यक्रमों से जनता को जोड़ना चाहती है और जनता को सरकार के काम गिनवाना चाहती है। 3 साल सरकार के हो रहे हैं, तो जैसे हमारी नीति है कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ काम करना चाहते हैं, तो सरकार अपने काम काज का रिपोर्ट कार्ड ये जनता को समर्पित करेगी। उत्तराखंड में किसी मुख्यमंत्री को 2/3 बहुमत की सरकार चलाने का मौका नहीं मिला और विधायकों से सीधी बात मुख्यमंत्री 13 फरवरी को ही कर चुके हैं। ऐसे में अब सरकार का संदेश विधायकों को जनता तक लेकर जाना है, जिस जनता ने उन्हें वादों और दावों के साथ विधानसभा भेजा है। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति भी रही कि संवाद से ही जो है समस्याओं का हल होता है, और उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। बहुत सराहनीय कदम है, और पहले भी संवाद होता है, लेकिन अब की बार उन्होंने सारी जनता के सारे लोगों को उसमें छुआ है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सराहनीय कार्य है। सरकार के काम को विधायक तो जनता को बताएंगे ही, वहीं आने वाले दिनों में सीएम खुद जिलों का दौरा करेंगे और जनता के मुद्दे सुनेंगे और सरकार के कामों को जनता के बीच रखेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। त्रिवेंद्र रावत सरकार बैठक आज करने वाली है। शाम के 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, सचिवालय में होगी ये कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। कई अहम मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चर्चा संभव है। शाम के 5 बजे का समय जब सचिवालय में होगी कैबिनेट की अहम बैठक। त्रिवेंद्र सिंह रावत की कैबिनेट की आज ये अहम बैठक। 3 हफ्ते बाद 3 साल पूरे हो जाएंगे। 3 साल के कामकाज पर समीक्षा होगी, कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, आगे की रणनीति भी तय की जाएगी आज की बैठक में। इस बीच आपको बताएंगे दिल्ली देहरादून के बीच में एक्सप्रेस वे को सैद्धांतिक मंजूरी मिली हुई है। अब राज्य सरकार इसे लेकर तेजी से अपना मोड़ बदलती हुई दिख रही है। NHAI के चेयरमैन सीएम त्रिवेंद्र रावत से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन राजाजी टाइगर रिजर्व के एरिया में एक्सप्रेस वे कंस्ट्रक्शन बड़ी चुनौती होगी। सीएम त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि वो इस पूरे मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बात करेंगे, क्योंकि राजाजी पार्क के जमीन यूपी की सीमा में है। अब सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि वो एक्सप्रेस वे को लेकर यूपी के सीएम से बात करेंगे और लेटर भी लिखेंगे। एक्सप्रेस वे बनने से दिल्ली और देहरादून के बीच का जो सफर है सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। कुछ पार्ट जो है ये हमारा नेशनल पार्क जो है राजाजी नेशनल पार्क, उसमें आता है। तो अभी उत्तर प्रदेश और वो हिस्सा उत्तर प्रदेश का है, उसमें बहुत छोटा सा पार्ट उत्तराखंड का है। तो मैं बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में बातचीत करूंगा, पत्र भी लिखूंगा, ताकि जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट अपलोड हो सके। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं और दिखाते हैं कि आखिर कैसे ये एक्सप्रेस वे बनेगा
और किन किन शहरों से होकर गुजरेगा। तो दिल्ली के अक्षरधाम से एक्सप्रेसवे शुरू होगा, जिसमें पहला चरण 31.2 किलोमीटर का दिल्ली से अक्षरधाम से लेकर बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बीच होगा। इस पूरे स्ट्रेच में आप देखेंगे कि 18 किलोमीटर एक्सप्रेसवे एलिवेटेड होगा और इसका अनुमानित खर्च जो बताया जा रहा है वो 3,250 करोड़ रुपए होगा। अच्छा, अब आप समझिए दूसरे चरण को। पहला चरण आपने देखा, दूसरा चरण होगा बागपत से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और फिर सहारनपुर को ये जोड़ेगा। 118 किलोमीटर के दूसरे चरण में 4,830 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। अब आखिरी चरण, तीसरे चरण आपको उसकी बात करते हैं। सहारनपुर से गणेशपुर से देहरादून के बीच में 20.5 किलोमीटर का लगभग ये डिस्टेंस है। तीसरे चरण में मोहंड के पास 1.25 किलोमीटर लंबी टनल होगी और देहरादून के दांतकाली मंदिर के पास 400 मीटर की ओर टनल देहरादून शहर में लगभग 6.25 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड होगी। तो 3 चरणों में हमने आपको समझा दिया है ग्राफिक्स के जरिए आखिर कैसे आप दिल्ली से जो देहरादून की दूरी तय करेंगे महज 2.5 किलोमीटर के बीच में कर लेंगे। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे, हल्द्वानी की बात करते हैं। हल्द्वानी में आज कांग्रेस एक बड़ी रैली करने जा रही है। रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथ में लालटेन होगी। आज 26 तारीख है और आज महारैली का आगाज करने जा रही है कांग्रेस पार्टी, जिसके जरिए कांग्रेस कार्यकर्ता राज्य सरकार के विकास कार्यों को खोजेंगे। रैली का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय और पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह करेंगे। खेल सचिव को बोलता है, भाई इसका चार्ज क्यों नहीं ले रहे, इसका रखरखाव कौन करेगा? वहीं आपको बताएं कि कल हरिद्वार में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला फूंका था। कार्यकर्ताओं ने सरकारी बसों के किराए में वृद्धि और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घोटाले के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष संजय पालीवाल ये भी कहते हुए नजर आए कि भाजपा सरकार में घरेलू सामान के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। शराब को सस्ता कर लोगों को शराब का आदी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो राज्य में लंबे इंतजार के बाद फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा हुई, लेकिन अब यह मामला नकल से ज्यादा राजनीतिक होता जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। प्रदर्शन की ये तस्वीरें नौकरी की चाह में बैठे बेरोजगार युवाओं की हैं। कभी वन मंत्री के घर का घेराव, तो कभी परेड ग्राउंड में प्रदर्शन, तो कभी सचिवालय के बाहर सरकार के खिलाफ विरोध। 3 साल बाद हुई फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा का विरोध तेज हो गया है और फिर से परीक्षा कराने की मांग हो रही है। उसमें इतने बड़े स्तर पर घोटाला हुआ, ये सबको पता है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को पता चला किस स्तर पर धांधली हुई है। फिर भी सरकार कह रही है कि हम भर्ती को निरस्त नहीं करना चाहते हैं। वहीं इस मुद्दे को कांग्रेस भी कैश कराने में जुट गई है। हालांकि बीजेपी इस साल 14,000 युवाओं को नौकरी देने का दावा कर रही है। सरकार पूरी तरह छलावा कर रही है, युवाओं को गुमराह भी कर रही है। पहले नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, फिर प्रदेश सरकार ने कहा था बेरोजगारी दूर करूंगा, लेकिन न तो वो डबल इंजन स्टार्ट हुआ, ना ही वो रोजगार मिला। कांग्रेस लोगों को बरगला रही है, नौजवान बेरोजगार युवकों को सड़क पर खड़ा कर रही है। हम उनको सड़क पर नहीं खड़ा करना चाहते, हम उनको रोजगार देने का वादा करते हैं और हम उनको रोजगार दे रहे हैं। तो भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ रहेंगी और आगे और भी भर्तियां होंगी। युवाओं के भरोसे सत्ता में आई बीजेपी अब बेरोजगारी और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में गड़बड़ी को लेकर घिरती नजर आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। विधानसभा के बजट सत्र में एक तरफ कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पिछले दिनों की सदन ने भीतर और बाहर कांग्रेस की गुटबाजी की खुलकर तस्वीरें सामने आई हैं। इसलिए कांग्रेस के दावों पर सवाल भी उठ रहे हैं। कांग्रेस का एक गुट नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय की भूमिका से संतुष्ट नहीं है, लेकिन दावा यही है कि कांग्रेसी एकजुट हैं। इंदिरा हृदय का दावा किया गया है कि कांग्रेस सरकार को यहां पर घेरेगी और विपक्ष एकजुट है। निश्चित है एकजुट होगी, नहीं होगी तो एकजुट किया जाएगा, चाहे जबरदस्ती करना पड़े। विपक्ष के तेवर
हर विधानसभा में कड़े रहे। अगर किसी को वो नरम दिख रहे हैं तो बैठे हैं प्रदेश के अध्यक्ष भी। कोई मुद्दा ऐसा नहीं जो छोड़ा गया, कोई मुद्दा ऐसा नहीं जिसमें तीखे तेवर नहीं दिखाए गए। अब उन तीखे तेवर का अगर सरकार पर असर नहीं हो रहा है तो वो तो सरकार बदलने के बाद ही व्यवस्था सुधरेगी। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस विधानमंडल दल के उपनेता करण माहरा की बात करते हैं, जो कह रहे हैं कि विधानसभा के बजट सत्र को बढ़ाने को लेकर 3 मार्च से गैरसैंण में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहेगा और यह प्रदर्शन कई चरणों में किया जाएगा। करण माहरा ने कहा है कि कांग्रेस लोगों को जागरूक करेगी। तारीख से हमारे लोग जब तक बंद पड़ेगा गैरसैंण में आंदोलन करेंगे। उसके बाद का चरण जो है अपने अपने क्षेत्र के लोगों को अवेयर करेंगे कि क्यों विधानसभा सत्र जरूरी है। लोग सोचते हैं विधानसभा से उनका कोई मतलब नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे रोज़मर्रा की जो दैनिक जीवन है उसका बहुत बड़ा प्रभाव विधानसभा के चलने और नहीं चलने पर। उत्तराखंड एक्सप्रेस में अब बात होगी जूना अखाड़े के संत त्रिकालदर्शी शिवपुरी महाराज की, जिन्होंने हरिद्वार में आयोजित होने वाले 2021 महाकुंभ मेले को लेकर राज्य सरकार द्वारा श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। हरिद्वार में प्रेस वार्ता के दौरान शिवम पुरी महाराज ने कहा कि कुंभ मेले के लिए केंद्र सरकार ने जो बजट दिया है वो किस विभाग के किस कार्य के लिए किया गया है, इसका राज्य सरकार श्वेत पत्र जारी करे। हम सरकार से यह मांग करता हूं कि केंद्र से जो भी बजट आए हैं कुंभ को लेकर के हरिद्वार में खर्च करने के लिए, हरिद्वार की उन्नति प्रगति के लिए, साधु समाज के लिए, वो पैसे कहां गए और कहां जा रहे हैं उसका श्वेत पत्र जारी करें। किस विभाग को कितना पैसे दिए जा रहे हैं और किस किस चीजों में, किस किस विभिन्न प्रकार की चीजों में खर्चे किए जा रहे हैं। और यह बात करते हैं मौसम की। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। मौसम विभाग ने 28 और 29 फरवरी को बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। इसके तहत 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है और कई इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना मौसम विभाग ने जारी की है। आज से सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के एग्जाम्स शुरू होंगे, जिसमें इंग्लिश का पेपर होना है। परीक्षा पैटर्न में बदलाव सहित इस बार सीबीएसई नई गाइडलाइंस के साथ 265 एग्जाम सेंटर्स में एग्जाम्स करवाने जा रही है। सुबह 10:30 बजे से ये एग्जाम शुरू होगा और 10वीं के बोर्ड एग्जाम में 80,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स आज एग्जाम देंगे। घड़ी पर पाबंदी सहित डायबिटिक बच्चों के लिए भी सीबीएसई ने परीक्षा में विशेष ध्यान देने की व्यवस्था की है। साथ ही आपको बताएं कि आज एग्जाम सेंटर्स में फर्स्ट एड की भी व्यवस्था की गई है। दो मार्च से उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं, जिससे की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और बैठकों का दौर अब जारी है। परीक्षा की तैयारियों को लेकर डीएम और एसपी ने रुद्रप्रयाग में बैठक की। परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक और प्रधानाचार्य शामिल हुए। इसमें बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा को लेकर बातें की गई। व्यवस्थापकों और प्रधानाचार्यों ने सुरक्षा को लेकर सवाल भी खड़े किए, जिस पर डीएम और एसपी ने एग्जाम सेंटर्स पर सुरक्षा के इंतजाम करने की बात कही। बढ़ते हैं आगे। शहर के स्कूलों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। सुरक्षा के लिए स्कूल में सीसीटीवी कैमरे, फायर सिस्टम, हर स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए काउंसलर, स्टूडेंट्स के लिए स्कूल्स के अंदर हर तरह से जिम्मेदारी सहित 10 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। पुलिस 150 पेज की बनी हुई चाइल्ड सेफ्टी ओवर प्रायोरिटी बुक को लेकर सभी स्कूलों में जल्द दस्तक देगी। और इसी के साथ उत्तराखंड एक्सप्रेस में इतना ही। आप देखते रहिए बाकी खबरों के लिए न्यूज़ 18। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक कमल ज्वेलर्स।